आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें हैं वो आपका भविष्य जरूर बदल देगी। यह कहना था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। जी हाँ मित्रों, अपने वो भविष्य बदलना है तो अपनी आदतें पहले बदलो, और अपनी आदत बदलेंगे तो अपना भविष्य अपने आप ही बदल सकता है। देखो, हमने एक बात की थी, CTET एग्ज़ाम जो 7 जुलाई 2024, अब 3-4 दिन बचे हैं आपके लिए। तो मैंने कहा था कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र में से कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं, और मैंने कम से कम पिछले जो भी एग्जाम हुए उनमें देखा है कि 15-20 सवाल इन टॉपिकों से आ जाते हैं। तो उन टॉपिक का हम थोड़ा बहुत जिक्र भी करेंगे और देखेंगे। वैसे आपके पास रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, और किताबें भी होगी, तो उसमें आप देख लेना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ज़्यादा इसमें एक बार दो दिनों के अंतर्गत। देखो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पियाजे होते हैं, कॉलबर्ग होते हैं और वाइगोत्स्की। इनके जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सिद्धांत सारे आप देख लो। जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का भी संज्ञानात्मक सिद्धांत था। इसके अलावा इनका भाषा विकास का सिद्धांत था। तो ये जो इनके द्वारा जो दिए गए सिद्धांत है वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है, और इनसे संबंधित सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। देखिए, पहले वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। मैं ऊपरी ऊपरी तौर पर काफ़ी जिक्र कर देता हूँ। यह वाइगोत्स्की है। इन्होंने पियाजे द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसमें पियाजे ने परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना, लेकिन इन्होंने सामाजिक कार्य व भाषा को महत्वपूर्ण माना था। इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इनका एक भाषा विकास का सिद्धांत भी था। तो ये बात हो गई एक। और इन्होंने पियाजे क्या करते थे कि संज्ञानात्मक स्तर को एक मानते थे, और वाइगोत्स्की ये एक नहीं मानते हैं। ठीक है ना, ये संज्ञानात्मक स्तर को एक नहीं मानते। ये क्या मानते हैं कि बच्चे स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, और वयस्कों से सहायता प्राप्त कर वह क्या और कर सकते हैं, जिसे इन्होंने सहयोगात्मक अधिगम का, जिसे ZPDB का, या आगे आपके आपने देखा भी होगा। पियाजे और क्या कहते हैं, एक पियाजे का एक टर्म आता है निजी संभाषण, प्राइवेट स्पेस और इनर स्पेस को अपरिपक्व तथा आत्म केंद्रित मानते हैं। और वाइगोत्स्की इसे आर्मिक बाल्यावस्था में चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं जो प्राइवेट स्पेस होता है बच्चों का, छोटे बच्चों का, वो चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन है। और पियाजे इनको आत्म केंद्रित मानते हैं और अपरिपक्व मानते हैं। भाई, इसमें कोई चिंतन की बात नहीं है, पियाजे ऐसे कहते हैं। निजी संभाषण को ये शब्द आता है, ये टर्म आता है, याद रखना, जिसे प्राइवेट स्पेस कहते हैं, इनर स्पेस भी कहा जाता है। आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण होता है, वो आत्म नियमन के लिए भाषा का जब उपयोग करते हैं तो इसे आंतरिक संभाषण कहते हैं। ये कहना था अपने वाइगोत्स्की का। वाइगोत्स्की का सिद्धांत, वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में समाज व संस्कृति पर ज़्यादा दबाव डाला। मैं ऊपरी तौर पर आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, इसमें मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ, आपको देखना है कौन कौन से टॉपिक वो। तो वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में समाज संस्कृति को महत्व दिया। ठीक है ना, ज़्यादातर कल्चर और अपने सोसाइटी को। यही कारण है कि उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत का दूसरा नाम संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उसका दूसरा नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, ये ध्यान रखना। वाइगोत्स्की अपना सामाजिक कार्य भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं और शिक्षक व वयस्क की भूमिका को भी स्वीकारते हैं। इसलिए इन्होंने सहयोगात्मक अधिगम कहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा। वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है, इंटरपर्सनल, जिसमें बालकों को अपने वास्तविक विकास के स्तर, अर्थात जहां वे बिना किसी मदद के स्वयं कोई कार्य कर सकते हैं, से अलग उनके संभाव्य विकास के स्तर, अर्थात जहां वे किसी की सहायता प्राप्त कर कोई कार्य कर सकते हैं। देखो, इन्होंने एक धारणा दी ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और ZPD ये धारणा थी वाइगोत्स्की। इन्होंने क्या कहा, यानी जब बच्चा जितने एरिया में, अपने आसपास का एरिया है जिसमें जितना सीख सकते हैं वो तो सीखते हैं, इसके अलावा जो बच्चा है कोई स्वयं कार्य नहीं कर सकता, यानी जिसकी संभावना वो कर सकता है, जो कार्य उसकी संभावना ज़्यादा जारी, तो उस संभावना के लिए थोड़ा सा भी अपने को, जो भी टीचर हो गए या आसपास रहने वाले उनके बड़े भाई हो गए और जो भी लोग हो गए, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको सहायता देते हैं। तो सहायता प्रदान करना, जिसे वाइगोत्स्की ने एक शब्द दिया है, एक टर्म दिया है अपने, उसका नाम पहाड़ या ढांचा का, इसके फोल्डिंग जो शब्द दिया है वो इंपॉर्टेंट शब्द है, तो वो इसे ही कहते हैं। यानी जहाँ बच्चा संभाव्य विकास स्तर जिसको दिख रहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का विकास दिख रहा है, वहाँ उसको थोड़ा सा इसके फोल्डिंग करना है, यानी अपने को थोड़ा सा उसको मदद करना, सहायता देना। टीचर हो, भले ही माता पिता हो, भाई बहन हो, जो भी समाज में, सोसाइटी में रहने वाले लोग हो, तो वो ZPD की धारणा है, जिसे वाइगोत्स्की ने समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी कहा है। यानी बच्चा क्या सीख सकता है, सीखने के लिए क्या संभावना जताई जा रही है, उसमें थोड़ा सा सहयोग करना, मदद करनी, वो है इसके फोल्डिंग। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सवाल 2-3 एक उठते हैं। पहाड़, ढांचा, इसके फोल्डिंग, ये क्या है, ये किसकी अवधारणा है, ये आपको जानना जरूरी है, और यहाँ से सवाल उठे हैं। वाइगोत्स्की का एक मानना था कि भाषा व चिंतन क्या है, दोनों का विकास अलग अलग होता है, ये इनका कहना था। और बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल सकते हैं, फिर बाद में मिल भी सकते हैं, लेकिन संभावना कम है
परंतु बिना भाषा के चिंतन नहीं किया जा सकता। वाइगोत्स्की ने कहा है कि चिंतन करना है तो सबसे पहले भाषा की जरूरत होती है। लेकिन पियाजे क्या कहते थे कि चिंतन के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती। पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिस्टम में कहते हैं कि चिंतन के लिए भाषा की जरूरत नहीं, लैंग्वेज की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वाइगोत्स्की भाषा को, अपने संस्कृति को और सामाजिक जो भी अपने मीडिया वगैरह हो गए या जो भी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र हो गए, उनको वो सहायक मानते हैं चिंतन के स्तर में। इन्होंने भाषा की अवस्था बताई। वाइगोत्स्की ने भाषा की सहज अवस्था बताई, अहम केंद्रित अवस्था बताई। इसके अलावा इन्होंने आंतरिक भाषण का, और यहीं से तो बहुत सारे सवाल दिखते हैं। आंतरिक भाषण आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है। इनर स्पेस आत्मनियमन के लिए, बालक मन में पढ़ने लगता है और सोचने लगता है। इन्हें बालक मन में पढ़ता है और सोचता भी है। वाइगोत्स्की ने चिंतन के लिए कुछ अवस्थाएं बताई है, जैसे एक सी वस्तु को इकट्ठा करना, सृजनात्मक रूप से चिंतन करना, संप्रत्यात्मक चिंतन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। इसमें संप्रत्य को समझकर वो उत्तर देता है, इसके लिए भाषा की जरूरत है। ये अपने वाइगोत्स्की ने अवस्थाएं बताई है। अब देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप भी नोट करना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कुछ बातें आ रही हैं। वाइगोत्स्की का जो अधिगम सिद्धांत है वो समाज संस्कृति को महत्व देता है, और इन्होंने समायोजन की भी महत्वपूर्ण माना है, समायोजन को। और उन्होंने कहा है कि समायोजन के लिए अधिगम महत्वपूर्ण है। वाइगोत्स्की ने खेल को भी महत्वपूर्ण माना, और ये बालक के संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि खेल है वो व्यवहार को संगठित करता है और आत्मनियंत्रण के विकास में भी सहायक सिद्ध होता है खेल। ये वाइगोत्स्की। अब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ये भी देख लेते हैं। देखो परिचय पहले, जीन पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दूसरा नाम भौतिक विकास का सिद्धांत, और ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या था, सामाजिक व सांस्कृतिक भाषा विकास का सिद्धांत, और इनका भौतिक विकास का सिद्धांत है। सहयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत भी ले वाइगोत्स्की का, उसका दूसरा नाम। यहाँ भौतिक विकास का सिद्धांत, मूल रूप से पियाजे जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। मूल रूप से पियाजे साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, जीव वैज्ञानिक थे। इनके दो सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत। दोनों इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, और इसमें से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे ने क्या कहा है कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने और उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर पर और न ही सिर्फ उसके अनुभव पर निर्भर करता, बल्कि इन दोनों की अंतर्क्रिया द्वारा निर्धारित है। यानी परिपक्वता और अधिगम दोनों की अंतर्क्रिया होनी अनिवार्य है। प्रमुख संप्रदाय, अब इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं, कुछ शब्द दिए हैं ऐसे जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और इनमें से सवाल आते हैं। इनका पहला संप्रदाय था वो अनुकूलन। अनुकूलन की प्रवृत्ति बालक में जन्मजात होती है, यानी अनुकूलन करना। अनुकूलन का अर्थ है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। अनुकूलन का तात्पर्य क्या हुआ कि वातावरण के साथ अपने को सामंजस्य स्थापित करना। ये दो तरीके से होता है अनुकूलन के, दो तरीके, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन और समायोजन एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण, समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये ध्यान रखना। दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, ये टर्म आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में ध्यान रखो, समझ में ज़्यादा आएगा। तो अनुकूलन के दो तरीके, आत्मसातीकरण, समायोजन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन। अब ये क्या होता है आत्मसातीकरण? आत्मसातीकरण में जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तब वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है। यानी जब बालक उस दूसरी जगह जाता है, कहीं नई परिस्थिति में जाता है, तो उसने जो ज्ञान, जो अपने अंदर जो भी व्यवहार धारण किया हुआ है, यानी जो भी उसके मन में संज्ञानात्मक विकास के रूप में जो भी कुछ शब्द बैठे हुए हैं, तो वो उसके अनुरूप ढाल देता परिस्थिति के अनुरूप, तो वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। यही आत्मसातीकरण है। यानी कि जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तब वह पूर्व स्थापित प्रतिरूप के आधार पर व्यवहार करता है, और यदि यह प्रतिरूप सफल हो जाता है तो वह उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। ये आत्मसातीकरण है, यानी ग्रहण कर लेना, जैसा है वैसा। साधारण शब्दों में कहें तो पूर्व की परिस्थिति में प्रयोग किए गए व्यवहार को नवीन परिस्थिति में प्रयोग करने पर सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो उस व्यवहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। यानी बच्चा ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं करता, वैसा का वैसा उस वातावरण को ग्रहण कर लेता है, वो आत्मसातीकरण। समायोजन, समायोजन में क्या होता है कि नवीन परिस्थिति में पूर्व किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तब वह पूर्व किए गए व्यवहार में प्रतिरूप या बदलाव या परिवर्तन लाता है बालक, तो इसे समायोजन कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई बच्चा है वो कोई नई परिस्थिति में जाता है तो वहाँ वो क्या करता है, अपने अंदर जो भी व्यवहार उसने धारण किया हुआ है वो अगर वहाँ उस हिसाब से आत्मसात नहीं कर पाता है तो उसको उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन लाता है, चेंजिंग लाता है, बदलाव लाता है, तो वो समायोजन है। अब एक और इसका टर्म आता है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन। जब बालक न तो आत्मसातीकरण और न ही समायोजन द्वारा सामंजस्य अनुकूलन स्थापित कर पाता है, तो वह आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है, बैलेंस स्थापित करता है, तो वो साम्य धारण कहलाता है। यानी दोनों के बीच में बैलेंस स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना, वो साम्य धारण। संरक्षण, कंजर्वेशन, ये क्या है? ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक
एक तरफ वातावरण के परिवर्तन स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन और उसके तत्व के परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित होती है। यानी बच्चा अंतर करना सीख जाता है लंबाई भार के हिसाब से, तो वो संरक्षण हो गया। संज्ञानात्मक संरचना, जीन पियाजे ने मानसिक योग्यताओं का सेट को संज्ञानात्मक संरचना दी है, यानी जिसे स्कीम्स या स्कीमा भी कहा है इन्होंने। भिन्न भिन्न उम्र में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना में भिन्नता होती है। जैसे संज्ञानात्मक संरचना का आधार पर एक 10 वर्ष का बालक है, वो 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर समझ जाता है। मानसिक सक्रिया, मेंटल ऑपरेशन, जब बालक के सामने कोई समस्या आती है तो वो उसके समाधान हेतु चिंतन करता है, तो वो मानसिक सक्रिया होगी। अब स्कीम्स, व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है, स्कीम्स कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये शब्द है। स्कीम्स यानी कोई व्यवहार है उसको वो बार बार दोहराया जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। जैसे बालक स्कूल जाते वक्त ड्रेस पहनता है या जूता पहनता है, तो वह उसी तरह पहनता है, चाहे उसका ध्यान कहीं भी हो, चाहे ध्यान वहाँ हो नहीं हो, लेकिन फिर भी वो सही तरीके से पहनता है, तो वो स्कीम्स हो गया, यानी वो आदत पड़ जाती है एक तरीके। अब स्कीमा क्या है? स्कीमा ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यकरण संभव हो। स्कीमा एक मानसिक संरचना है। ये पियाजे द्वारा दिए गए सारे टर्म हैं। विकेंद्रण, डिसेंटरिंग, ये यथार्थ चिंतन से संबंधित है वास्तविक चिंतन से। बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक रूप में सोच विचार करता है, वो ये। इस संप्रदाय का विपरीत आत्मकेंद्रण होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। विकेंद्रण यानी फैलाव, बाहर सोच विचार करना वास्तविक रूप से, और आत्मकेंद्रण अंदर ही अंदर विचार करते रहना। प्रारंभ बालक आत्मकेंद्रित ढंग से सोचता है और बाद में उम्र बढ़ने पर वो विकेंद्रित ढंग से सोचने लगता है। प्रारंभ बच्चा अपने तक सीमित होता है, आत्मकेंद्रित चिंतन करता है अपना अपना खुद का ही, फिर धीरे धीरे वो विकेंद्रित हो जाता है। पारस्परिक क्रिया, पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चों में वास्तविकता को समझना, उसकी खोज करने की क्षमता बालकों की परिपक्वता और उसके शिक्षण पर निर्भर करती है। दोनों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। अब संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। पहले ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 साल तक, ठीक है ना। फिर इसके अंतर्गत बहुत सारी उप अवस्थाएं बताई इन्होंने, 6 उप अवस्थाएं बताई। 6 उप अवस्थाओं में पहली उप अवस्था जन्म से 30 दिन तक यानी 1 महीने तक बताई, जिसमें प्रतिवर्त क्रिया अवस्था इन्होंने कहा, जैसे किसी चीज़ को सूचना, जैसे बालक है अंगूठे को अपने मुंह में डाले ही रहता है, ये इस अवस्था में। दूसरी उप अवस्था 1 माह से लेकर 4 माह तक विद्या तक, इसमें प्रमुख भर्ती प्रतिक्रिया होती है, उसमें वो दोहराता रहता है। तीसरी उप अवस्था 4 माह से 8 माह तक की अवधि होती है, इसमें शिशु क्या करता है, इधर उधर उलट पुलट करता रहता है। इनके टर्म है वो आप आगे और देखेंगे इन्होंने क्या क्या कहा है, वो मैं आगे लाऊंगा, ये शब्द है जो आएंगे। चौथी उप अवस्था 8 माह से 12 माह तक, फिर 5वीं उप अवस्था 12 से 18 माह तक चलती है, फिर 6ठी 18 माह से 24 माह की अवधि, और इसमें बालक है वो चिंतन प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना। फिर संवेदी पेशी अवस्था, यह जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, और इस अवस्था में 2 प्रमुख विशेषताएं होती है, ठीक है। पहली, वे अपने क्रिया व परिणाम के बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है, वो क्रिया करता है और संबंध कायम करने की कोशिश करता है, उसे जानना चाहता है। खिलौने को जमीन पर पटक उसकी आवाज़ सुनना या चम्मच से थाली पर पीने के बाद जो आवाज़ आती है उसे वो बार बार करता है, उसको अच्छा लगने लगता है, तो संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी का मतलब जो समय होते हैं, ज़्यादातर इंद्रिय जनित अवस्था होती है, इसको अन्य नाम भी कहा जाता है, तो वो बार बार दोहराता रहता है अपने इंद्रियों को ज़्यादा काम में लाता है। ज्ञानेंद्रिय इसमें वो ज़्यादा काम नहीं करती, इंद्रिया केवल हाथ पैर मुंह नाक कान आँख ऐसे ही सारे वो इनका प्रयोग ज़्यादा करता है। अब सेकंड इसका स्टेज था वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था उन्होंने 2 से 7 वर्ष की मानी। इसे 2 भागों में पियाजे ने बांटा, प्राक संप्रत्यात्मक 2 से 4 साल और अंतर्दर्शी अवधि 4 से 7 साल। प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था में क्या होता है, बालक संकेत चिन्ह मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं, उनका प्रयोग भी करते हैं। बालक को माँ या पिता जब छुपकर आवाज़ लगाते हैं तब उस आवाज़ को वो सुनकर बालक के मन में उसकी एक प्रतिमा बनती है। बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। बालक क्या मानता है कि जो निर्जीव वस्तु है जैसे बादल हवा ये सजीव है, वो ऐसा मानता है। इस अवस्था में 2 से 7 साल की अवस्था, सेकंड अवस्था। इस अवस्था में बालक में आत्मकेंद्रित का भाव भी आ जाता है, स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है, और ये एक तरह आया वो सूर्य और चंद्रमा को ऐसा लगता है वो जीवित मानता है कि उसके पीछे पीछे चलते हैं, निर्जीव वस्तु को सजीव मानना। बालक में संकेत भाषा ये विकसित हो जाते हैं। अंतर्दर्शी अवधि 4 साल से 7 साल की, इसमें बालक पहले से अधिक थोड़ा तर्क करता है, छोटे छोटे जोड़ घटाव गुणा भाग करने लग जाता है, बालक संख्या का प्रयोग करता है, और इसमें एक या पलटा भी गुण विकसित नहीं होता है, ये महत्वपूर्ण इसमें इसकी विशेषता नहीं है। पलटा भी गुण का मतलब जैसे 3 × 3 9 है, तो वो ये बताने में असमर्थ होगा कि 9 में अगर 3 का भाग देता तो आंसर 3 आएगा। अंतर्दर्शी चिंतन में कोई क्रमबद्ध तरह का वो नहीं आता है। जैसे कि पलटा भी गुण, जैसे दिल्ली किसकी राजधानी है, मान लो बच्चे को पूछे कि भारत की राजधानी, तो वो कहता है दिल्ली, लेकिन पूछे कि दिल्ली किसकी राजधानी, उल्टा पूछे तो वो जवाब नहीं दे पाता है। जैसे दिल्ली की राजधानी कहाँ है, तो वो नहीं बता पाते हैं। दिल्ली किसकी राजधानी है, दिल्ली सोम राजधानी है या दिल्ली भारत की राजधानी है, तो वो नहीं बता पाता है। फिर तीसरा स्टेज है मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। आपको
केवल और केवल इंग्लिश टर्म याद रखना है। इस अवस्था का बहुत सारे नाम आते हैं, मूर्त प्रचलात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम आता है, तो वो ध्यान रखना। ये 7 साल से 12 साल की अवस्था तक। इसमें बच्चा है छोटा बड़ा वस्तु को देखकर बता देते हैं, परंतु वो शाब्दिक रूप से कोई समस्या प्रस्तुत की जाए तो नहीं बता पाते। देख कर बता देते हैं लेकिन शब्दों द्वारा नहीं, वो नहीं बता दे पाते। और पलटा भी गुण इसमें वो प्रदर्शित कर देते हैं, जैसे 3 × 3 9, तो 9/3। दिल्ली किसकी राजधानी है? भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली, तो वो ऐसे बता सकता है। बालों की लंबाई, भार आदि के आधार पर वस्तु को लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है। मूर्त चिंतन करने लग जाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में मूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 12 साल से प्रारंभ होकर बाल्य अवस्था तक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? अमूर्त चिंतन होना शुरू हो जाता है। सबसे ज़्यादा इसकी विशेषता ये अमूर्त चिंतन, यानी सामने वस्तु होना कोई जरूरी नहीं है, वो आत्मचिंतन करने लग जाता है, बच्चा समझ जाता है। इसमें ज़्यादातर बाल्यावस्था के ऊपर की अवस्था है, 12 साल से प्रारंभ होती है। चिंतन कर समस्या का समाधान करते हैं। इस अवस्था में शिक्षा के स्तर का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अमूर्त चिंतन गुण विकसित हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और सही दिशा निर्देशन की इसमें अवस्था होती है, क्योंकि ये शिफ्टिंग पीरियड होता है। यहीं से जो बच्चा है वो शिफ्टिंग पीरियड होता है, ये चेंज हो जाता है। अगर अच्छा दिशा निर्देश मिल गया तो कुछ भी कर सकता है, वो गलत रास्तों में भटक गया तो वो भटका हुआ रहेगा, तो यहीं से वो चेंजिंग होता है। अब जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने 1932 में एक किताब लिखी, द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये इनकी किताब है। इन्होंने कहा कि बच्चों के नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम और तार्किक पैटर्न होता है, जिससे बौद्धिक विकास संबंधित होता है। जो यहाँ पढ़ लेना, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं खाऊंगा। नैतिक विकास की अवस्था जैसे इसमें इन्होंने प्रतिमानहीनता का, एनोमी जन्म से 5 वर्ष, प्रायतता का, हेटोनोमी प्रायतता, पारस्परिकता का 9 से 13 वर्ष, स्वायत्तता किशोरावस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष। तो ये पियाजे की सारी अवस्था, इसमें से ज़्यादा सवाल नहीं आए। अब लॉरेंस कॉलबर्ग, इन्होंने नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की ओर विस्तार प्रदान किया। इन्होंने नैतिक विकास का 3 स्तर बताए, और उन तीनों में 2-2 अवस्थाएं बताई अलग अलग। कॉलबर्ग ने प्रत्येक स्तर में आत्म सेल्फ और प्रत्याशाओं के संबंध की व्यक्त की है। जैसे पहली अवस्था प्राग रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल लेवल, इंग्लिश शब्द याद रखना, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसके अलावा इनकी 2 उपावस्था इसमें, दंड आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, यहाँ से भी बहुत आते हैं सवाल। फिर इनका दूसरा जो लेवल था वो परंपरागत स्तर का कन्वेंशनल लेवल, इसमें 2 अवस्थाएं, परस्पर एक रूप अभिमुखता और अधिकार संरक्षण अभिमुखता। सोम को उत्तम लड़का अच्छी लड़की कहलाना पसंद करते हैं, ये भी ध्यान रखना। फिर उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर हो गया, इसमें 2 अवस्था, सामाजिक अनुबंध उन्मुक्ता की और सार्वभौमिक नीति पर उन्मुक्ता है। बालक उन व्यक्तिगत अधिकार नियम को महत्व देते हैं जो लोकतांत्रिक रूप से मान्य होते हैं, यानी सामाजिक अनुबंध वही हुआ। कॉलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत का शिक्षा में महत्व पूछा है, तो इसमें बालक के व्यवहार को समझने और अवस्था के ज्ञान से शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है। कुछ ऐसे व्यवहार है जो समय के साथ परिवर्तित होंगे, उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है, तो ये शिक्षा महत्व। इनके अभ्यास प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब लंबा हो जाएगा काफ़ी, कुछ 50 सवाल हैं ऑब्जेक्टिव रूप से। कल आपकी प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। उसके अलावा आपको देखो, आपको पढ़ना है भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत देने वाले थे नॉम चॉम्स्की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाषा विकास जन्मजात योग्यता होती है। इनके अनुसार बच्चे बिना पढ़े जिस दर से शब्दों व्याकरण को अर्जित करते उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। नॉम चॉम्स्की थे, इनके भी सवाल उठते हैं यहाँ से। चॉम्स्की का मानना था कि भाषा विकास शारीरिक परिपक्वता की तरह है, जो भी देखभाल करने पर बच्चों में स्वत होता है। इन्होंने कहा कि भाषा वो जन्म जाते, बस ये ध्यान रखना। इससे संबंधित है तो भाषा जन्म जाते हैं, जन्म से ही भाषा पैदा हो जाती है, और वह जिस किसी भाषा को सुनते हैं उनके व्याकरण को वो सरलता से सीख जाते हैं। अब इन्होंने 2 शब्द दिए देखो, एक सतही संरचना का नियम, 2 नियम भाषा सीखने के, और एक गहरी संरचना का नियम, लॉ ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर और लॉ ऑफ डीप स्ट्रक्चर। भाषा का ज्ञान गहराई से प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि भाषा ग्रहण करने की जन्मजात प्रवृत्ति, और जिसे भाषा अर्जन तंत्र नाम दिया इन्होंने, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन तंत्र, नॉम चॉम्स्की के द्वारा। इनका मानना है कि बालक जिस भाषा को सुनता है उसकी व्याकरण अपने आप सीख जाता है, इसलिए सिद्धांत को जनरेटिव ग्रामर थ्योरी कहा जाता है। जनरेटिव ग्रामर थ्योरी यानी भाषा सुनते ही व्याकरण सीख जाता है। एक फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत पढ़ते रहना। देखो, फ्राइड ने कहा है काम शक्ति, जिसे लिबिडो का है, और इनका जो सिद्धांत है वो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई, जिसमें पहली मुख्य अवस्था ओरल स्टेज, कामुकता की प्रथम अवस्था, जन्म से 18 माह तक या 1.5 वर्ष तक मुख्य सत्र में जो कामुकता है वो रहती है, इन्होंने लिबिडो को महत्व दिया है। बुद्धि अवस्था सेकंड, ये 18 माह से 3 वर्ष तक, और इसमें बालक की काम शक्ति मुख्य से हटकर है वो बुद्धा सत्र में केंद्रित हो जाती है। लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष, और इसमें काम शक्ति केंद्र बिंदु व जनन इंद्रिय हो जाती है। फिर चौथी आदर्श अवस्था लेटेसी, यानी 6 से 12 जो बाल्यावस्था होती है, उसमें काम शक्ति वो आदर्श हो जाती है, यानी दिखाई नहीं देती है बाल्यावस्था में।
जनेंद्रिय अवस्था होती है, यह मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, और इसमें जनेंद्रियाँ हैं वो विपरीत लिंग और संतान उत्पत्ति के लिए काम करने लग जाती है। तो ये इनकी अवस्था थी। इसके अलावा आपको बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत देख लेना है। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, सोशल लर्निंग थ्योरी इनकी, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। इन्होंने जोकर पर भी कार्य किया, इन्होंने बालकों पर कार्य किए। तो बांडुरा ने जो अधिगम के 4 सोपान बताया वो ध्यान रखना। पहले व्यवहार को जानेगा, प्रत्यक्ष स्मरण करेगा, जिसे अवधान, ध्यान, अवलोकन कहा गया, जैसे दूसरों को देख करके फिर व्यवहार का स्मरण करेगा, यानी उस व्यवहार को धारण करेगा। पहले देखेगा, फिर व्यवहार को धारण करेगा, फिर स्मृति को क्रिया में बदलना, फिर घर जा करके मान लो कोई वो प्रस्तुतिकरण देगा, जैसे जो सिखाया वो व्यवहार को धारण किया उसको, और फिर बाद में अनुगुणित व्यवहार पुनर्बलाना। अगर मान लो उसने कुछ अच्छा कार्य किया तो उसको सकारात्मक पुनर्बल मिलेगा तो वो व्यवहार सीख जाता है। तो ये बांडुरा के अधिगम के 4 सोपान थे। अब मनोविज्ञान के संप्रदाय आपको पढ़ना है, कौन कौन संप्रदाय। संरचनावाद क्या कहता है ये डिटेल में पढ़ना है आपको। प्रवर्तक थे विलियम टिचनर, प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स एंजल डीवी, व्यवहारवाद के बॉस्टन हल टालमैन थे, और समग्रवाद है वो मैक्स वर्दिमर कॉलर कॉपका का। मनोविश्लेषणवाद है, ये इंपॉर्टेंट है, सिगमंड फ्राइड और एडलर जूम का 1900 में दिया गया मनोविश्लेषणवाद। इसके अलावा आपको सिगमंड फ्राइड के बारे में पूरा पढ़ना है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया, इन्होंने मन की विभिन्न अवस्थाओं का सिद्धांत के प्रतिपादक थे ये, जैसे अचेतन मन अधिकारी करता है। इन्होंने लिबिडो, जिसमें 2 भावनात्मक ग्रंथियाँ इलेक्ट्रा बताई और ओडिपस बताई, और मुख्य अवस्था, बुद्धि अवस्था, लिंगावस्था, सुप्तावस्था, जनन अवस्था ये भी बताई। इन्होंने मस्तिष्क की रचना के अंतर्गत इदम अहम और परम अहम माना, इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत दिया। देखो इलेक्ट्रा जो ग्रंथि होती है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स होती है। ये 2 ग्रंथियाँ इलेक्ट्रा, जैसे कि कोई लड़का हो गया लड़की की तरफ, और नहीं मतलब कोई पुत्री हो गई और पुत्र हो गया, उसमें जैसे पुत्री हो गई इलेक्ट्रा ग्रंथि उसमें है, कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तो अपने पिता की तरफ आकर्षित होगी। और जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स पुत्र में होगा तो अपनी माता की तरफ आकर्षित होता है। ये 2 भावनात्मक ग्रंथियाँ हैं, उन्होंने बताई है। इसके अलावा इन्होंने इदम अहम और परम अहम, इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत दिया, और 2 मूल प्रवृत्ति बताई, इरोज और थेनाटोस। जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, ये नाम दिया। प्रमुख रचनाएं इनकी नहीं आती है। एक और आपको टर्म ज़्यादातर यही से सवाल बहुत सारे आते हैं, विकास और अभिवृद्धि में अंतर। विकास अभिवृद्धि में अंतर क्या है। अभिवृद्धि ग्रोथ एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, अभिवृद्धि एक निश्चित आयु तक चलेगी, लेकिन विकास जीवन पूरे चलेगा। अभिवृद्धि संकुचित अवधारणा, एक छोटी अवधारणा, विकास व्यापक है, इसमें सब कुछ आते हैं, मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक सारे। अभिवृद्धि केवल शारीरिक होती है, विकास आंतरिक भी होता है, बहुपक्षीय होता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, हम तोल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन विकास है मात्रात्मक और गुणात्मक भी होता है साथ साथ में, यानी विकास में अभिवृद्धि निहित है, विकास के अंदर अभिवृद्धि आ जाती है। अभिवृद्धि छोटा पहलू है, विकास बड़ा पहलू है, ये ध्यान रखना। अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता और विकास का कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य होता है। अभिवृद्धि को मापा तोला जा सकता है, विकास को केवल हम महसूस करते हैं व्यवहार के आधार पर। इसके अलावा अभिवृद्धि के परिवर्तन विवृद्धि सूचक होते हैं, बढ़ते रहते हैं। विकास के परिवर्तन विवृद्धि सूचक व हाथ सूचक होते हैं। देखो अभिवृद्धि केवल और केवल बढ़ेगी, विवृद्धि वृद्धि होगी, लेकिन विकास में कमी भी हो सकती है और बढ़ भी सकता है, दोनों हो सकता है। अभिवृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन विकास स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अभिवृद्धि विकास का ही हिस्सा होती है। विकास स्वतंत्र व चौमुखी होता है। अभिवृद्धि रेखीय होती है, अभिवृद्धि है वो रेखीय होती है, लेकिन विकास वर्तुलाकार होता है। अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। अभिवृद्धि के परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, लेकिन विकास के परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक भी होते हैं साथ में। अभिवृद्धि व्यक्ति के संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होती है और विकास उसके कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है, ये ध्यान रखना है। यह ढांचा है, केवल संरचना है अभिवृद्धि शरीर की, लेकिन विकास कार्य में भी नजर आने लग जाता है, सीख जाते हैं कोई कार्य। तो देखो अल्पकालिक जो बीमारी के कारण होने वाले जो अस्थायी परिवर्तन है वो विकास के अंतर्गत नहीं आते हैं, वेरी वेरी मोस्ट। इसके अलावा आपको अवस्थाएं हैं, विकास की विभिन्न अवस्थाएं, वो ध्यान रखना। जैसे शेष अवस्था हो गई जो 0 से 5 वर्ष तक, भावी जीवन का आधारशिला का काल, 20वीं शताब्दी, शिशु पर ज़्यादा सर्वाधिक अनुसंधान होने के कारण करो ने कहा 20वीं शताब्दी को शिशु बालक की शताब्दी का करो ने। इसके अलावा विशेष है, यानी जो शेष अवस्था है वो स्वार्थी स्वकेंद्रित है, खिलौने की अवस्था मानी जाती है, आत्मप्रेम की भावना विकसित होती है, मूल परिवर्तन व्यवहार, अतार्किक चिंतन, खतरनाक काल, अपीली काल, लोक ने कहा है। पूर्व प्राग विद्यालय की आयु है, अजीबो गरीब अवस्था है, बक्की अवस्था है, क्या है क्यों है पूछते रहते हैं। नामकरण विस्फोट की अवस्था है, पियाजे ने कहा। संस्कारों के निर्माण की आयु है, बादशाह की अवस्था है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, नैतिकता का अभाव है इसमें। सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन ने कहा। भावी जीवन के आधारशिला, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, क्षणिक स्वयं की अवस्था, यानी स्वयं परिवर्तन होते रहते हैं, थोड़ा हंसा थोड़ा रोया साथ में चलता रहता है। सीखने का स्वर्ण काल भी है, सामाजिक भावना का अभाव होता है इसमें उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है, किंडरगार्टन, खेल, मोंटेसरी विधि। और शेषावस्था में सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि काम प्रवृत्ति होती है और जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रिया कार्य नहीं करती। प्रसिद्ध रूसो ने क्या कहा, बालक का हाथ पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। रूसो का कहना, जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है, ये ध्यान रखना है।
भय स्वयं सर्वाधिक सक्रिय रहता है शिशु अवस्था में। बाल्यावस्था सेकंड अवस्था है जो 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। बाल्यावस्था जन्म के बाद मानव विकास की यह दूसरी अवस्था मानी जाती है। कॉल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है, क्योंकि ये 6 वर्ष में बालक उग्र, 7वें वर्ष में उदासीन, यानी वो उदासीन अकेलेपन का गुण, वापस 9वें वर्ष में समूह भावना की प्रबलता होती है, बाद के वर्ष में रोमांच कार्य की ओर झुकाव होता है, और इसमें औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ इस अवस्था में हो जाता है। विशेष जीवन का अनोखा काल है, जीवन का निर्माणकारी काल है, प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। किलपैट्रिक ने कहा सदम मिथ्या परिपक्वता काल, रोश ने कहा इसमें छुपाता रहता है कुछ ना कुछ। वैचारिक अवस्था का काल है, शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल है, नेता बनने की इच्छा होती है, समलिंगीय मित्रता, समूह भावना, अर्थभेद, लिंग भेद, जाति भेद, खेल की आयु, यहाँ से बहुत सारे सवाल उठे हैं। समूह दल टोली की आयु है बाल्यावस्था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु है सारस अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था है। सुस्ती की आयु है, यानी इसमें स्मार्ट एज होती है। गंदी आयु है, डर्टी एज भी है। भाषा विकास की तीव्र गति की अवस्था है इस यहाँ मूल दुश्चिंता की अवस्था करें नौरे ने कहा है। बिना काम के भ्रमण करना, जैसे घूमना, इधर उधर घूमते रहना। बहिर्मुखी स्वभाव आता है, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, वो संग्रह करते हैं, कुछ ना कुछ सामग्री का संचय करते हैं। नैतिक गुणों का विकास होता है, मूर्त और प्रत्यक्ष चिंतन है वो शुरू हो जाता है। शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है, इंपॉर्टेंट बिंदु है यहाँ इस अवस्था में। फिर रचनात्मक कार्य में आनंद आता है, सृजनशीलता के गुण विकसित होने शुरू हो जाते हैं। बर्ट ने भ्रमण साहसी कार्य की अवस्था कहा है, रेडिल ने आश्चर्यजनक व्यवहार की अवस्था कहा है। बाल्यावस्था में बालक में सबसे कम कामुकता पाई जाती है एवं बालक भयमुक्त रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ से। आगे किशोरावस्था एडोलसेंस है, 12 से 18 वर्ष की अवस्था है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। इस किशोरावस्था के जनक स्टेनर हॉल कहलाते हैं, ये ध्यान रखना। इन्होंने एडोलसेंस एक पुस्तक लिखी 1904 में, किशोरावस्था के जनक यही कहलाते हैं। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, आकस्मिक विकास का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये किशोरावस्था के दो सिद्धांत दिए, आकस्मिक विकास सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। स्टेनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहते हैं। बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का ये काल है किशोरावस्था। इसकी भी अवस्थाएं हैं, पूर्व किशोरावस्था, तरुण अवस्था, इसमें वय संधि, टीन एज, एज ऑफ ब्यूटी, एज ऑफ प्यूबर्टी, 11-14 वर्ष। 11 से 13 वर्ष लड़कियों में और लड़कों में 12 से 14 वर्ष, ठीक है ना। इसमें तूफान उलझन की अवस्था, तीव्र विकास होता है, ठीक है ना। टीन एज है 13, 14, 15 वर्ष के मध्य अवस्था होने के कारण लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास इसमें तीव्र होगा। जो 11 से 13 वर्ष है उसमें लड़कियों की लंबाई, आवाज़ कोमल सुरीली, बगल, गुप्तांगों पर बाल आना, मासिक धर्म आना शुरू हो जाते हैं। ये परिवर्तन के लक्षण सारे। शारीरिक और मानसिक विकास बाल्यावस्था की अपेक्षा यहाँ तीव्र गति से होता है। इसके अलावा 12-14 वर्ष में लड़कों का विकास तीव्र गति से होता है। बालक का बिगड़ना और सुधरना इसी काल पर निर्भर करता है। इसके अलावा किशोरावस्था जो क्रांतिक अवस्था है, किशोरावस्था उच्च आकांक्षाओं की भी अवस्था है। किशोरावस्था का सबसे पहले शोध कार्य करने वाले हॉल स्टेनली हॉल थे। मानव जीवन की अद्वितीय अवस्था भी उन्होंने कहा। प्रारंभिक व उत्तर किशोरावस्था जो 16 से 18 या 19 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था विशेष क्या है कि यह नया जन्म का काल है, न्यू बर्थ पीरियड है, स्टेनली हॉल ने कहा। परिवर्तन का काल है, पीरियड ऑफ चेंज, सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन यही होते हैं। दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल स्टेनली हॉल ने कहा है। और जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा परिवर्ती अवस्था है, ट्रांजिशन पीरियड है, विशिष्टता की खोज का समय है, आकस्मिक त्वरित विकास की आयु, स्वर्ण काल, गोल्डन एज कहलाता है। बसंत ऋतु, इसके अलावा स्प्रिंग सीजन है। समायोजन का अभाव होता है इसमें, देशभक्ति की भावना होती है, सभी अस्थिर हो जाते हैं, वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है, यानी उसके जैसा बनने की टेंडेंसी ऑफ हीरोइक वर्शिप, यानी किसी के जैसा बनना चाहता है वो, आत्मनिर्भर बनने की इच्छा होती है। चौमुखी विकास होता है इसमें, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संयोगात्मक। व्यवसाय चुनाव की उसको चिंता सताने लग जाती है। कल्पना का बाहुल्य, दिवास्वप्न की प्रवृत्ति, यानी इसमें ज़्यादा कल्पना करता रहता है। अमूर्त चिंतन की ये अवस्थाएं, अटपटी उलझन की अवस्थाएं, एज ऑफ प्यूबर्टी है, सुंदरता की अवस्थाएं है, दल भक्ति की अवस्था, दल बनाते रहते हैं। दूर और तीव्र विकास की अवस्था होगी, उथल पुथल की अवस्था है, और सर्वाधिक काम प्रवृत्ति और सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण होता है। बालक बालिका का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। तार्किक चिंतन है, इसमें अमूर्त चिंतन की अवस्था है। ये पीढ़ी में अंतर के कारण विचारों मतभेद यानी लड़ाई झगड़े ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। समस्याओं की आयु उलझन की अवस्था होती है और समाज सेवा की भावना विकसित हो जाती है। अब देखो ये जो मैंने कहा था, ये दिए गए जो शब्द है जो जीन पियाजे के उस संज्ञान विकास के सिद्धांत में, ये लगभग नवजात शिशु की अवस्थाएं होती है। पहली मोर अवस्था 2 से 5 माह तक। जब तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है, जैसे कुछ पकड़ रहा हो, तो मोर अवस्था हो गया। यानी बच्चा कमर को मोड़ेगा और अपनी भुजा को आगे की ओर फेंकेगा और फिर अपनी भुजाओं को वापस एक साथ लाता है, ये आपने देखा भी होगा। फिर शिशु के आगे कोई भी वस्तु लाने पर हाथ पैरों से उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, इस क्रिया को मोरो कहते हैं, यानी किसी भी वस्तु को पकड़ना, साधारण शब्द। रूटिंग अवस्था 0 से 2 माह तक होती है। इसमें नवजात शिशु के जब हम गाल छूते हैं तो वो अपना मुंह खोलता है और सिर को घुमाता है, इस क्रिया को रूटिंग कहते हैं। मुंह खोलना, सिर को घुमाना, गाल को पकड़ते हैं तब। बेबीज की अवस्था 0 से 7 माह तक। यदि बच्चे के पैर को तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर हो जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है, ये क्रिया बेबीज की कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शब्द है। पकड़ना, बच्चे की हथेली को यदि उंगली अथवा किसी अन्य वस्तु दबाया जाता है तो बच्चा उंगली से पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है। फिटल एक्टिविटीज यानी गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में स्वत क्रियाएं और गतियों का होना, फिटल एक्टिविटी यानी गर्भावस्था में ये एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। बिल्किंग, तेज प्रकाश होने पर बच्चा आंखें बंद करता है तो वो बिल्किंग कहलाता है। टॉनिक नेक, जब शिशु पीठ के बल
लेटा हुआ होता है तथा सिर एक तरफ होता है तब अपने हाथ में पैरों को भी मुंह की दिशा में ले जाता है, तो जैसे टर्निंग नेक कहते हैं। इस समय बिल्किंग हो गया, मोरो हो गया, बेबिंस्की हो गया, ये 2-3 जो टर्म है ये याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। अब एक आपको सबसे ज़्यादातर यहीं से सवाल आते हैं, मानव विकास के सिद्धांत। जब बालक विकास की अवस्था एक दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसमें कुछ विकास के निश्चित सिद्धांत होते हैं। विकास की दिशा का सिद्धांत होगा, जैसे सिर से पैर की ओर, केंद्र से सिरों की ओर, ये सारे विकास के सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत होगा, क्रम वाइज होगा। बढ़ती विकास की गति और दर है वो एक सी नहीं रहती। परस्पर संबंध का सिद्धांत आपस में। विकास की भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। निरंतर विकास होगा, निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। विकास परिपक्वता और सीखना दोनों शामिल है, परिपक्वता प्लस अधिगम। एकीकरण का सिद्धांत है। इसके अलावा विकास लंबवत न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है, यानी घूमता रहता है, लंबाई में नहीं होता है, चक्राकार होता है। सारा विकास पूरे शरीर का होगा साथ में। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत होगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये मानव विकास के सिद्धांत है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, विशिष्ट से सामान्य नहीं, सामान्य से विशिष्ट। बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं उल्टे पुल्टे। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। इसके अलावा संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है। विकास की आरंभिक बुनियाद है वो महत्वपूर्ण है। और विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत है। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों साथ में होंगे तो विकास होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास थी, जहाँ से ज़्यादातर सवाल आते हैं वो मैंने आपको बताए हैं, और साथ में आपका रिविजन भी हो गया। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, गाते रहिए, खाते रहे, पीते रहे, मस्त रहें, मौज करें और पढ़ाई करें ज़्यादा से ज़्यादा नियमित 2-4 दिन। आपका एग्जाम अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।